अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। कल एंड कहाँ किया था? 2 ट्रांजेक्शंस की टाइप्स बताई थी। ओके, अच्छा, कल मैंने एंड पे कहा था कि हदीस सुनाया करूंगा, तो मैंने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि क्यों भाई, हमें इससे क्या लगे, तो खराबी कहां पर है। आपका मैं टीचर हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनना चाह रहे हैं, है ना? तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। फिर आप अच्छा पढ़ के जल्दी पास करना चाह रहे हैं, तो मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैं ये पैक से ही पढ़ा था और मैं टॉपर था हर टेस्ट का। फिर आप जल्दी क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, मैंने विदिन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद आप जो भी जॉब, कोई बिजनेस, कोई फर्म, जो भी करना चाह रहे हैं, तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मैं क्लास में आपके टीचर बन के आऊं, मतलब मैं टीचर हूं आपका, आप लोग यहां बैठे हैं कि आप लोग मान रहे हैं कि मैं टीचर हूं, और अगर मैं यहां आकर अपनी जो क्वालिटीज हैं वो बताऊं कि मैं एज स्टूडेंट कैसा था, या मैंने पेपर सॉल्व कैसे किया, और आप वाह 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 जबरदस्त तालियां भी बजा दें, और आप कहें कि वाह बड़े जबरदस्त हमारे जो टीचर हैं, बहुत जबरदस्त स्टूडेंट होते थे, मैं चला गया, आप मेरी तारीफें करके तालियां बजा के, और किसी ने उठ के हाथ भी चूम लिए, जो है वो बैग उठा के जो है वो गाड़ी में भी रख दिया, इज्जत करते हैं बच्चे, तो मैं टीचर हूं आपका, टीचर, उस्ताद। क्या मेरा उस्ताद होने का ये मकसद था? एक होता है वैसे ही बस आके कि जी ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बड़ी सीनियर, तो आपकी मोटिवेशन के लिए आए हैं वो क्लास में। जैसे अभी मेरे ख्याल में नीचे कोई वो ना फर्गूसन के 2 लोग आए हैं, वो मेरा ख्याल है कुछ जिन्होंने कैफ किया है, उनकी कोई गाइडेंस के लिए आए हैं कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। ऐसे ही अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहां बुलाएं और आप को वो अपनी तारीफें कर रहे हो, तो आप कहें हाँ जी वाह जबरदस्त, ठीक है, तालियां बजाई, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं उस्ताद हूं आपका। क्या मेरा यहां आना, 4 महीने पढ़ाना, सिर्फ ये था कि मैं आपको अपनी क्वालिटीज बताऊं और आप वाह वाह करके और मुझसे मुतासिर हो गए, ओके वाह क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये है मकसद? मैं तो जो हूं वो हूं। तब अगर मेरी आपकी बात है तो ठीक है, मैं तो हूं एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप मुझसे इंस्पायर हो और मेरी तारीफ कर दें, आपको क्या फायदा हुआ? तो मैं अगर उस्ताद हूं तो मेरे में क्वालिटीज होंगी, एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी, लेकिन अगर उस्ताद हूं तो आपको फायदा कब है? जब मेरी बताई हुई बातों को सीखें, समझें और अमल भी करें। अगर आप मेरे बहुत जो है ना वो अदब वाले स्टूडेंट हैं और बड़ी इज्जत के साथ बात करते हैं, बहुत अदब के साथ, और ये अभी तो खैर बहुत ऊंची बात है, नहीं समझ पाएंगे इसको, लेकिन जो उस्ताद का अदब है ना, इसके जरिए भी बहुत कुछ इन हो रहा होता है। ये वो इंटेंजिबल है जो समझ नहीं आता, जिसको बरकत भी कह सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन वो मोहब्बत है, लेकिन मेरा मकसद क्या है उस्ताद बनने का, कि आपको मैं सिखाऊं। और चलो आप कहें नहीं सर आप तो बहुत आला स्टूडेंट थे, हम तो ऐसे बन ही नहीं सकते, चलो कोशिश तो करो ना। मैक्सिमम यही होगा ना कि आप मुझे इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देंगे कि आपको लगेगा जी नहीं ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वाकई ही आपके लिए पॉसिबल ही ना होता तो फिर मैं उस्ताद बन के नहीं आता, फिर मैं वैसे ही आता, तालियां बजाते और मैं चला जाता, मैं कोई मेहमान खुसूसी बन के आ जाता। तो अगर मैं उस्ताद बन के आया हूं तो इसीलिए कि आप वो बनना चाह रहे हैं जो मैं हूं, और मैं आपको उसका रास्ता बता रहा हूं। और अगर आप मेरी लिखी हुई बातों, जो मैं रजिस्टर लिखवाया होता हूं, उसको रोज चूम चूम के रख दिया करेंगे और उसमें खुशबू भी छिड़क दिया करेंगे, तो जो मैं सिखा रहा हूं वो पहुंच गया आप तक? नहीं। मोहब्बत एक बिल्कुल अलग चीज है। जिस चीज से आप फायदा लेना चाहते हैं ना, जब उसका अदब होगा ना तो जरूर उससे फायदे मिलेंगे। अदब नहीं होगा तो उस तरह से फायदे नहीं मिलते हैं। अदब होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन मैं उस्ताद हूं, जब तक मेरी कही हुई बातों को सीखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं। मैं हो गया जो होना था, आपको क्या फायदा? तो जब तक मुझे फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक आपको फायदा नहीं है मेरे उस्ताद होने का। मेरे पास नॉलेज ये सीए का कहां से आया? क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है। और आपके सामने मुझे उस्ताद बना के किसने अरेंज किया? कॉलेज ने। या चलो और बात कर लें तो आईकैप की तरफ से एक मेंबर है जो बच्चों को पढ़ाने का इंटाइटल्ड है।
तो आई कैप चाहता है कि आप लोग पढ़ें, पेपर पास करें, इसलिए टीचर अरेंज होंगे। आई कैप ने नहीं अरेंज किया हुआ, मतलब आपको वैसे बता रहा हूं सिस्टम। तो दुनिया में ना, जो मैं आपको एक क्लास पूरी ली थी, दुनिया में इंसानों को अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए ही रखा हुआ है। और वो टेस्ट ये सितंबर अटेम्प्ट वाला टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है कि आप दुनिया की जिंदगी कितनी है नहीं पता ना, हमें नहीं पता एक्चुअली, वरना तो सब डिटरमिनेड है, वो कैसी गुजार रहे हैं और उसकी बेस पे रिजल्ट। तो फिर ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उस्ताद ना भेजे, ये हो नहीं सकता। और उस्ताद नबी होते थे, और जैसे जैसे अब आप बड़े होते जा रहे हैं, अब आप सीए की पढ़ाई में आ गए हैं और ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है, इस लाइन की इससे ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो बस यही है टॉप, इससे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा सीए में कोई पीएचडी भी होती है, नहीं। जो सीए प्रोफेशन है उसका टॉप यही सीए है। और आपको कैफ के पेपर भी पढ़ा रहा हूं, सीफैक के भी मैं पढ़ा रहा हूँ, या चलो अगर एमएस से भी पढ़ा रहा था बिल्कुल आखिरी। तो जो आपके क्लास 5 के उस्ताद थे वो भी उस्ताद थे, लेकिन अब किसकी बात प्रिवेल करेगी? मेरी। वो पुरानी स्टेज के थे, अब नई स्टेज और आखिरी स्टेज का मैं हूं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और 5वीं क्लास के टीचर ही की बात मानते रहेंगे तो ये नहीं होगा आपसे, क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहा है उसके टीचर मैं हूं। तो बेटे हम दुनिया में ना जब तक ये यकीन नहीं रखते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और वो आए ही टीचर बन गए हैं, तो फिर हमें चुनने से कोई खास फायदा नहीं होगा। मोहब्बत है लेकिन असल में वो उस्ताद हैं, तो फायदा कब होगा? जब सीखेंगे और उस पर फॉलो करेंगे। अब मैं आपको जहां अकाउंटिंग ही पढ़ाने आया हूं, अकाउंटिंग ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अपने अब तक जो 19-20 साल आपकी लाइफ है उसमें अगर आप अपने रिश्तेदारों, बड़ों, दोस्तों की नहीं बड़ों की बात कर रहा हूं, रिश्तेदार, नेबर्स, टीचर्स, इनमें से आपको जो भी पर्सनैलिटी अच्छे अल्फाज में याद हो, अच्छे, उनमें गौर करें तो क्या क्या क्वालिटीज होंगी? कोई बड़े रिलेटिव, कोई पुराने उस्ताद, कोई नेबर्स में बड़े हैं, वो अच्छे तरीके से बात करते हैं, इखलाक। तो ये जो मैंने क्लास में ये टारगेट बनाया था ना कि एक हदीस सुनाया करूंगा, अब इसमें 2 बातें बतानी थी मैंने, जो आपको पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूं। जब तक ये आप मेरी बात नहीं मानेंगे कि मैं उस्ताद हूं, तो मेरी बात आपके लिए मैटर ही नहीं करेगी। मेरी बात आपको वैल्यू ही तब लगेगी जब आप ये यकीन करेंगे कि मैं उस्ताद हूं, और मैं जहां तक पहुंचा हुआ हूं आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इंपॉसिबल टू रीच नहीं हूं मैं। हाँ, शायद मैं ये और आप यहीं रह जाएंगे, लेकिन आप वहां पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। लीडर तो इसीलिए क्या फॉलो करें। तो जब तक आप ये यकीन नहीं करेंगे ना कि मैं उस्ताद हूं, मुझे फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे, तब तक मेरी बातें आपके लिए बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती। और मैं अभी इस वक्त ठीक है जी बड़ा कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट हूंगा, लेकिन अगर मैंने 2005 में क्वालिफाई किया था, 2005 तक का सिलेबस और था, अब और है। तो अगर मैंने उसके बाद वाला सिलेबस ही ना देखा हो, या उस दौर का सिलेबस ही और हो, और मुझे पता ही नहीं कि उसके बाद क्या हो रहा है, तो फिर मेरी टीचिंग्स रेलिवेंट हुई नहीं। तो अगर अब भी आपको मैं ही टीचर बना के प्रेजेंट किया जा रहा हूं, या मेरे ही रिकॉर्डेड प्रेजेंट किए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, तो इसलिए प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि मेरी वो 10 साल पहले भी पढ़ाई हुई वीडियोस अब भी रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट ना होती तो मेरी जगह कोई और टीचर आ जाते। अगर नहीं आए हैं और मुझे ही टीचर बना बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है मेरी टीचिंग अभी भी रेलिवेंट है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनकी जो टीचिंग है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी, वो भी है, लेकिन 23 साल नबूवत की जिंदगी वो सिर्फ ये थोड़ी सिखाने आए थे कि नमाज कैसे पढ़नी। मैं एक मर्द हूं, मर्द मुझे कैसा होना चाहिए, मैं एक शौहर हूं, मुझे शौहर कैसा होना चाहिए, मैं एक बाप हूं, मुझे बाप कैसा होना चाहिए, मैं एक भाई हूं, मुझे भाई कैसा होना चाहिए, मैं एक उस्ताद हूं, मुझे उस्ताद कैसा होना चाहिए, मैं एक हमसाया हूं, मुझे हमसाया कैसा होना चाहिए, मैं एक कस्टमर हूं, मुझे कस्टमर कैसा होना चाहिए, मैं सड़क पे ड्राइव कर रहा हूं, मुझे सड़क पे चलने वालों के लिहाज से कैसा होना चाहिए, मेरे जिंदगी में जितने भी रोल्स हैं वो सब कैसे होने चाहिए, ये सिखाने आए थे। तो उसमें से जब तक ये यकीन नहीं होगा कि आप श्रम की बात अल्टीमेट है और है ही इसलिए कि हम कामयाब हों, तब तक बात वैल्यू नहीं करेगी। और दूसरी बात, जो मैंने आपको ये रोज की हदीस चुनी थी, वो चुनी ही इससे रिलेटेड थी कि हमारे अखलाक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक से रिलेटेड बस रोज की हदीस सुनानी थी। इसलिए मैंने कहा पहले आज मैं आपको ये बता देता हूं कि क्यों, मतलब आप क्यों सुने वो बात। तो जब तक आपको ये यकीन नहीं है ना कि मैं उस्ताद हूं, तब तक आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। मैं आगे बोलता रहा, कहेंगे पता नहीं कौन बातें कर रहा है। जैसे वो जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था ना, क्वालिफाई कर लिया था मैंने 5 में, तो इंडस्ट्री में जॉब करा था और साथ में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो क्लीन शेव पप्पू सा बच्चा होता था मैं, तो मुझे कोई मानता नहीं था टीचर मुझे कोई टीचर ही नहीं मानता था। एक दफा ना वो स्टेज पे कुछ सेरेमनी थी, तो वो एसी से क्वालिफाई बच्चे कर रहे थे, तो उनको बुला बुला के पैक का फंक्शन था कोई, इधर आना जरा। अब वो जो कोई बांट रहे होते हैं, तो ऐसे ना टीचर सलाम करके शील्ड दे रहे हैं, तो मुझे बुला लिया उन्होंने कि सर आप भी आए। अच्छा, अब ये सर नासिर खड़े, ठीक है, एक स्टूडेंट आ रहा है अपना नाम लेने तो मुझे कोई टीचर ही नहीं मानता था। मैं वो मैं रिसेप्शन पे चला गया कि मार्कर देने, कहते हैं बेटा जाए आपके टीचर ले आएंगे मार्कर। तो इस तरह से होता था। तो अब जब टीचर ही नहीं मानते थे तो फिर बात भी नहीं वैल्यू रखती थी, लेकिन जब पता लग गया कि हाँ टीचर है तो फिर बात की वैल्यू हो गई। तो इसलिए हदीस में सुना दूं, लेकिन आप क्यों सुने, तो जब तक ये यकीन नहीं होगा ना कि आखिरी नबी हैं और उनकी गाइडेंस आउटडेटेड हो ही नहीं सकती। अगर होती तो कोई और टीचर आ गया होता, नहीं आ रहा, जो कि यकीनन नहीं आएगा, तो इसका मतलब गाइडेंस है ही हमेशा के लिए, आउटडेटेड है ही नहीं। बस सिर्फ हो क्या रहा है कि हम लोग ना सिर्फ ये समझना शुरू हो गए हैं कि वो कोई हिस्ट्री थी,
आज से कोई 1500 साल पहले कोई था इलाका, वहां पर रहने का कोई तरीका था, लोग रहते थे, ठीक है, शाबाश, बड़े अच्छे लोग थे, बस बात खत्म हो गई। अब हमें सोचना है नए जमाने में हमने क्या करना है, ये गंद हो गया सारा। तो जब तक ये यकीन नहीं करेंगे ना कि वो गाइडेंस हमेशा रेलिवेंट है, तब तक फायदा नहीं। तो इसलिए कल से सुनाऊंगा हदीस, लेकिन मैंने कहा पहले बता दूं कि क्यों सुनाने लगा। कल मैंने ना आपको थोड़ी अंग्रेजी लिखवाई थी, उसमें ना एक वर्ड और ऐड कर लें, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको कहा था ना कि अमाउंट एंड टाइमिंग, कल अंग्रेजी लिखवा रहा था कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, ये कैसे पता चलेगा। तो अमाउंट एंड टाइमिंग के लिए जो आईएस में वर्ड यूज हुआ वो है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगर करना होता है ना, कॉन्फ़िगर करना, तो कॉन्फ़िगरेशन यानी असल अंग्रेजी थी जो मैंने तोड़ के बताई थी, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लोज। तो ये अमाउंट और टाइमिंग को कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड भी बोला हुआ है। तो ये अंग्रेजी इसलिए याद कर लें क्योंकि ये एमसीक्यू में हो सकता है इस तरह की कोई बात काम आ जाए। कल की समरी बताता हूं। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में अकाउंटिंग का मसला क्या है कि जो नया एसेट खरीदा है वो कितने पे रिकॉर्ड करें, और जो पुराना बेचा है उसको कितने का बेचना माने। क्या जरूरत है जानने की कितने का बेचा, ताकि डिस्पोजल की अकाउंटिंग हो और प्रॉफिट एंड लॉस निकले। तो इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस को 4 टाइप्स में बांटा था। एक टाइप वो ट्रांजैक्शन थी जिसमें दोनों ही एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली नहीं पता लग सकती। दूसरी टाइप वो थी कि जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। क्या मतलब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, दोनों के बेनिफिट्स तकरीबन सेम है, और अगर फर्क है भी तो वो मामूली सा फर्क है। इन दोनों में इन सवालों का जवाब क्या था कि नए एसेट की कॉस्ट भी जो पुराने की बुक वैल्यू है, और पुराना कितने का बिक रहा है, इसका जवाब भी यही था कि पुराने की नेट बुक वैल्यू। ये पढ़ा था कल। तीसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ एसेट्स कैन बी measured reliably. Fair values of दोनों assets can be measured reliably. इस बात का मतलब है कि दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू पता है, रिलायबली यानी रिलायबल है, तुक्के नहीं है, डिपेंडेबल है। इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में हमारे दोनों सवालों का जवाब क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और सेल वैल्यू ऑफ पुराना एसेट। यहां लिखता हूं, अभी इधर लिखता हूं, एक मिसाल से वैल्यूज से बताता हूं। हमारे पास पुराना एसेट था जिसकी कॉस्ट 400 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 180 थी, बुक वैल्यू 220 थी, और ये एसेट मार्केट में बिक सकता था 250 का। इसके बदले जो हम नया एसेट ले रहे हैं वो मार्केट में मिल रहा है 360 का, और इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हम कैश पे कर रहे हैं 125। अच्छा, मैंने होशोबाज में 125 लिखा है, ऐसा नहीं कि सर आपको तो पता नहीं 360 माइनस 250, ये मैंने खुद 125 लिखा है। नए एसेट की कॉस्ट कितनी, 375 या 360? 360 किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं, 360 किसी को नहीं, नहीं, और 375 भी किसी को नहीं, किसी को कुछ नहीं लगता। 375, 360 नहीं लग रहा किसी को, वाकई यार इतने काबिल बच्चे छत के नीचे कैसे? अच्छा क्यों भाई 360 क्यों नहीं? कैश पे किया 125 तो 360 क्यों नहीं? वो तो मिलता है 360 का है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट से हटके बताता हूं। अगर एक एसेट मार्केट में मिलता है 100 का, हम 110 का खरीद लाए, तो कॉस्ट कितनी है? 110, क्योंकि हमें इतने का पड़ा है। अगर एक मार्केट में हमें 110 का पड़ा है, ये क्या मतलब हुआ? हमें 110 पे करना है। अच्छा, अगर कोई मार्केट में मिलता है 100 का और हम अच्छी प्राइस नेगोशिएट करके उसको 80 का ले आए, तो 80, तो कॉस्ट ये है कि हमारे पास से क्या जा रहा है, तो हमारे पास से 250 वर्थ का एसेट जा रहा है और साथ 125 जा रहा है, तो कॉस्ट हमें नए एसेट की पड़ रही है 250 प्लस 125। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का जवाब है फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट प्लस माइनस कैश।
अच्छा, प्लस या माइनस, ये आपकी अकल पे छोड़ू या रहने दो। अगर कैश हमें और पे करना पड़ रहा है तो प्लस होगा, मिल रहा है तो इसका मतलब हमने कोई सस्ती चीज खरीदी है तो माइनस। अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो प्लस, और रिसीव कर रहे हैं तो माइनस। एक और चीज अकल पे, अगर इन तीन में से दो चीजें पता हो तो तीसरी फाइंड हो सकती है ना। हाँ सही है। अगर नया एसेट हम 375 कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पुराना 250 वक्त का है जो हम दे रहे हैं और इतना कैश दे रहे हैं, तो इसका मतलब पुराना हमारा कितने का बिक रहा है? पुराना कितने का बिक रहा है? 250 का। तो दूसरे सवाल का जवाब हो गया फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट। अच्छा, जितना अब तक पढ़ा है ना, अब ये कल से ना मैं सब कंबाइन करने लगा, यानी मल्टीपल एसेट्स होंगे, एडिशन भी हो रही होगी, डिस्पोजल भी हो रहा होगा, एक्सचेंज भी हो रहा होगा। तो अब वो ये सारी मेहनत इसलिए चल रही थी, अब हम मल्टीपल एसेट्स पे आएंगे। तो नया एसेट कितने का हमें कॉस्ट कर रहा है? जितना पुराना फेयर वैल्यू प्लस और कैश दिया या माइनस अगर कैश वापस मिला। और पुराना कितने का बिक रहा है? इतने का ही। अच्छा, इस सवाल के हिसाब से पुराने को बेच के प्रॉफिट कितना हो रहा है? नहीं हो रहा। 30 का। बुक वैल्यू 220 है तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए तो ये चाहिए थी फिगर। तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये है तीसरा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस 360 का क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो इस कुछ भी नहीं करने को कहते हैं कि हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो इसमें हम इग्नोर कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। अच्छा, नोट करें पूरा तो फिर कैमरा इधर करना। Noted? दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू पता है, लेकिन ये लेकिन के बाद ना मैं इतनी को अंग्रेजी भी और लिखूंगा। ये अभी लेकिन के बाद लिखता हूं कुछ। चौथा सिनेरियो ये कि दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू पता है, लेकिन मिसाल से बताता हूं। पुराना एसेट 400 कॉस्ट का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, इधर एक सवाल नहीं पूछा स्टूडेंट ने, मैं खुद ही बता देता हूं, पूछते नहीं आप में से। अगर ये 100 होता तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, तो इसलिए ऐसा कोई मसला नहीं है कि इससे ज्यादा ही निकलेगी कॉस्ट। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 375 है तो उससे ज्यादा ही होगा, 340 भी हो सकता था। जितनी वर्थ का एसेट दे रहे हैं प्लस जो हम कैश दे रहे हैं, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, जब ये मार्केट से 360 का मिल जाता है तो ये क्यों इसके लिए 125 देने पे राजी हो गया? क्यों उसको 375, जब वो मार्केट में इसको 250 का बेच लेता है
तो 250 का बेच लेता, 250 आते 110 और मिलाता और दूसरी जगह से खरीद लेता, देर लगी। तो ये क्यों 125 दे रहा है? होगी कोई मजबूरी, हो सकता है कि ये मिलता ही सिर्फ इस दुकान से हो, और हो सकता है उसने हमारी मजबूरी देख के कहा कि पुराना साथ बेचोगे तो फिर ही तुम्हें आ दूंगा, तो हो सकती कोई रीजन। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी अकाउंटिंग क्या हो रही। ये मार्केट में बिक जाया करता है 250 का। नए एसेट की जो प्राइस है, यानी इसकी जो फेयर वैल्यू है, ये है 360, और जिससे खरीद रहे हैं इसने कहा है कि 360 ही का है, कैश तुम दे दो मुझे 120, जो बाकी है कितना 2, इसमें मैं पुराना एसेट एडजस्ट कर लेता हूं। या इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये ऐसे भी हो सकता था कि जिससे हम ये खरीद रहे हैं वो कह रहा है कि पुराना मैं 240 में रखूंगा, बाकी तुम कैश दे दो। यानी बात बाकी की नहीं है, बात यह है कि इसको मैं उधर रख लूं अगर, और इस तरह कहूं कि सप्लायर कह रहा है 360 का है, मैं तो 360 का ही दूंगा, पुराना मैं 240 में एडजस्ट कर लेता हूं, बाकी बाकी कितना वो कैश दे दो। तो इसलिए ये मसला नहीं है, बैलेंस। बात ये हो रही है कि ये सप्लायर खुद बता रहा है कि मैं इतने में एडजस्ट करूंगा। इस मिसाल में और उस मिसाल में फर्क क्या है नीले काले के अलावा? यहां पर सप्लायर की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पुराना मैं कितने में रखूंगा, जबकि यहां क्लियरली इस अरेंजमेंट से पता चल रहा है कि पुराना वो इतने में रख रहा है। तो इस 250 का क्या बना? इग्नोर हो गया ना, उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। लिफ्ट किसको कराई? नए की फेयर वैल्यू को। तो इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, बट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। यानी ट्रांजैक्शन हो रही है तो दोनों एसेट की फेयर वैल्यू पता, लेकिन ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से अरेंज हो रही है कि सप्लायर पुराने की फेयर वैल्यू को लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, नए की ही फेयर वैल्यू दिख रही है बस। तो अब इस सूरत में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या हुई जी? 360 हुई, और पुराने की सेल वैल्यू क्या लगी? 240। अब 250 का कोई काम नहीं है, और इस 240 के लिए कम भी इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। जब एक्सचेंज हो रहा है ना, तो पुराना कितनी वैल्यू में लिया जा रहा है, पुराना कितनी वैल्यू में एडजस्ट हो रहा है, उसको ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। तो इस सिनेरियो में इन दोनों सवालों का जवाब क्या बन गया? अच्छा ये नोटेड है ना, ये इधर ही दे रहा हूं मैं उसका जवाब। ये उसका जवाब मैं इधर लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या बन जाएगी? या तो ऐसे कह लें कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट यानी 360, या फिर अगर 360 नहीं पता, 240 और 120 अलग अलग पता है, तो दोनों को ऐड कर लें। 240 क्या? ट्रेड इन अलाउंस प्लस माइनस कैश। तो नए की कॉस्ट होगी ट्रेड इन अलाउंस प्लस माइनस कैश, और पुराना कितने का बिक रहा है? ट्रेड इन अलाउंस का। और अब किसको लिफ्ट नहीं करा रहे? किसकी फेयर वैल्यू? पुराने की। तो अब हमने फेयर वैल्यू ऑफ पुराने को लिफ्ट नहीं करवाई। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, जिन चारों ट्रांजैक्शन में मैंने इन 2 सवालों के जवाब बताए। इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको एग्जाम टिप्स बताता हूं कि आपको सवाल में कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजैक्शन है।
क्या? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं दोहरा रहा हूं। ये मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, ये इसका उल्टा भी लिखा हो सकता है कि इस नए एसेट की प्राइस 360 है, 240 में ओल्ड एड्रेस रजिस्टर करेगा, बाकी कैश। तो बाकी कैसे, इसमें से ये माइनस करके, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे नया खरीद रहे हैं वो ही पुराने एसेट की वैल्यू डिसाइड कर रहा है। ये इन दोनों में मेन फर्क है। ये ट्रांजेक्शन 3 और 4 में ना मेन फर्क ये है कि यहां पर जिससे हम खरीद रहे हैं वही डिसाइड कर रहा है कि पुराना कितने का होगा। अच्छा जी, सवाल में आप कैसे पता चलाएंगे? इसके लिए एक दो टिप्स लिख लें। किस बात की टिप्स? क्या पता चलाना है सवाल में कि इन चारों में से कौन सा है? तो पहली बात तो यह लिख लें कि अगर पहले दो हैं तो वो तो सवाल वाला ही बताएगा। आपको क्या पता बेनिफिट सेम है? तो अगर पहले दो केसेस में से कोई हुआ तो वो सवाल में ही बताया होगा, आपको नहीं पता चलना। यानी सवाल वाला ही बताएगा कि फेयर वैल्यू किसी की नहीं पता, सवाल वाला ही बताएगा कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो ये तो सवाल वाला बताएगा। दोबारा किसकी टिप्स बता रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं हम? इन चारों में से कौन सी ट्रांजैक्शन है सवाल में? तो इसका मैंने पहली बात कही है लिखने की कि अगर केस 1 या केस 2 हुआ तो सवाल में ही बताया होगा, ये आप खुद से नहीं पहचान सकते। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में ट्रेड इन अलाउंस है, ट्रेड इन अलाउंस, तो फिर ये चौथा है। अगर क्वेश्चन में ट्रेड इन अलाउंस है तो फिर चौथा केस है। और अगली बात, अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू दी हुई है, दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू दी हुई है और ट्रेड इन अलाउंस वाली बात नहीं है, तो फिर ये तीसरा केस है। अगर दोनों की फेयर वैल्यू दी हुई है और ट्रेड इन अलाउंस का नहीं है जिक्र, तो फिर ये तीसरा केस है। अच्छा, छोटा सा मुश्किल से 5 मिनट का सवाल है, वो आप अभी कर दें। बुक में, बुक जिनके पास बुक नहीं है वो हमसायों की मदद ले लें, सवालों के साथ सेल्फियां ले लें, लेकिन सवाल तक पहुंचें। सवाल कौन सा? आईएस 16 वाले चैप्टर में स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा, स्प्रिंग या ऑटम, पेज 35 है शायद, पेज 35 पे, जी बिल्कुल पेज 35 पे क्वेश्चन 2 है, स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का सवाल था। पैक की बुक में पेज 35 पे क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग 2018 अटेम्प्ट का छोटा सा सवाल है, आप आंखों में हो जाएगा। अभी कर दें, आप लोग अभी कर दीजिए। अगर कोई कमीनगी का मुजाहरा करो, किताब शेयर ना करे तो किसी और से मांग के देख लें।
अच्छा, इस सवाल की असल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैं वैसे ही अक्सर रिक्वायर कर रहा हूं इन चारों सिनेरियोज में, तीन में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट भी निकालिएगा। असल में तो पूछा है ना प्रॉफिट पुराने पे, मैं पूछ रहा हूं कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट भी। तीनों ट्रांजेक्शन में ये दोनों चीजें निकालिएगा। छोटा सा सवाल था यार। ये को दूर दराज के इलाकों में कुछ लोग फारे बैठे नजर आ रहे हैं, करिए सवाल। क्या नहीं होता? हाँ हाँ, जो पुराने की बुक वैल्यू है बस। जी, पहली ट्रांजेक्शन दोनों की फेयर वैल्यू पता है, बस पता है, तो 3 है।
जिसमें हमें पुराने एसेट की फेयर वैल्यू जो कि कितनी है 8 पॉइंट, इसके साथ मिलाना है। अगर कैश पे हुआ है और रिसीव हुआ है तो माइनस करना है 1 पॉइंट, प्लस करूं माइनस करूं? अच्छा, आपने इसको देख के फैसला करना ना कि पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है। ये जो सवाल में ब्रैकेट लगना या ना लगना है, ये सवाल वाला खुद बता रहा है मैंने ब्रैकेट क्यों लगाए। उसने कहा है कि जो फिगर मैंने नेगेटिव लिखी है वो पेड है और जो पॉजिटिव लिखी है वो रिसीव्ड है। ये मतलब है अंग्रेजी का ब्रैकेट लगा हुआ पेड के साथ। सवाल में पेड के साथ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है जो फिगर आपको आगे नजर आ रही है अगर उस पर ब्रैकेट लगाओ तो पेड है, अगर विदाउट ब्रैकेट हो तो रिसीव्ड है। तो 1.1 तो बगैर ब्रैकेट के तो ये रिसीव्ड है, तो नए की कॉस्ट क्या बन जाएगी? और पुराना बिक रहा है 8.5 का, इसकी बुक वैल्यू क्या थी? तो इस पे गेन हो गया इतना, तो पुराने का गेन नए की कॉस्ट। जिन्होंने भी किया है पहली ट्रांजेक्शन में बताएं एतराज। दूसरी ट्रांजेक्शन में वो कह रहे हैं कि नए की फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट, ये तो है ही चौथा। तो अब इस चौथे में नए की कॉस्ट कितनी? नए की कॉस्ट 9, उसकी फेयर वैल्यू, तो नए की कॉस्ट आ गई 9 और पुराने की सेल वैल्यू कितनी? ट्रेड इन अलाउंस। अब आपको कॉस्ट दे दी, ट्रेड इन अलाउंस पता नहीं, कैश पेड बता दिया 2.1, तो ये तो ट्रेड इन अलाउंस आ जाएगा 6.9, ये ट्रेड इन अलाउंस है। और पुराने पे गेन निकालना है तो इसकी बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो 0.4 का लॉस। नए की कॉस्ट नए की फेयर वैल्यू ही होगी, चौथा केस है। नए की कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड, तो ट्रेड इन अलाउंस नहीं दिया, निकाल लेंगे इससे। क्यों चाहिए ट्रेड इन अलाउंस? क्योंकि पुराने की सेल वैल्यू ट्रेड इन अलाउंस है, तो ट्रेड इन अलाउंस निकालेंगे तो पता चलेगा पुराना कितने का बिका, और पुराने की बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो गेन या लॉस आएगा। सिनेरियो 2 नहीं, नहीं क्या नहीं, नहीं समझ आया तो पूछो ना, बुरी बुरी शक्लें बनाने से काम नहीं चलेगा ना। क्या नहीं समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया? ये ब्लैक वाला भी वन नहीं आया समझ? ट्रांजैक्शन 1 केस 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, क्या है? कैसे पता केस 3? क्योंकि दोनों की फेयर वैल्यूज हैं। तो केस 3 में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होती है पुराने की फेयर वैल्यू प्लस या माइनस कैश। तो पुराने की फेयर वैल्यू दी हुई है सवाल में 8.5, टेबल में दी हुई है, और प्लस अगर कैश पेड होता, माइनस अगर कैश रिसीव्ड है। तो ट्रांजैक्शन 1 में कैश रिसीव्ड है। ये कैसे पता रिसीव्ड है? टेबल में पहली लाइन में बताया हुआ है कि जो सामने वाले कॉलम्स में पॉजिटिव फिगर लिखी होगी वो कैश रिसीव्ड है, और जो ब्रैकेट फिगर लिखी होगी वो पेड है। ये रिसीव पेड नहीं समझ आ रहा? तो कैश रिसीव हुआ था, तो इसलिए फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट प्लस कैश पेड, और चूंकि रिसीव हुआ है तो फेयर वैल्यू ऑफ पुराना एसेट कैश रिसीव्ड, तो ये निकलेगी नए एसेट की कॉस्ट। ये सवाल का रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने रिक्वायर किया था। और पुराना कितने का बिक रहा है? फेयर वैल्यू का ही, तो उसमें से पुराने की बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। अभी भी नहीं? और दूसरी ट्रांजैक्शन में कहा हुआ है कि नया एसेट मोर क्लियरली एविडेंट फेयर वैल्यू वाला, तो केस 4 है। उस सूरत में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट उसकी फेयर वैल्यू ही होती है जो कि 9 है, और पुराना कितने का बिकता है? ट्रेड इन अलाउंस। तो ट्रेड इन अलाउंस नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पता है हमें कि नए की कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड, तो यहां से ट्रेड इन अलाउंस निकलेगा। 9 में से इसको माइनस करेंगे तो ट्रेड इन अलाउंस आएगा, वो निकल आएगा 6.9। पुराना इतने का बिक रहा है, प्रॉफिट कितना? इसमें से नेट बुक वैल्यू माइनस करेंगे, तो नेट बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस। और तीसरी ट्रांजैक्शन दोनों की ही फेयर वैल्यू नहीं पता, तो फिर ये पहला केस है। तो इसलिए इसमें आप देखें इसमें कैश भी नहीं है, इसलिए तीसरी ट्रांजैक्शन में इसलिए कैश भी नहीं है। तो जो नेट बुक वैल्यू है पुराने की, बस उतने का ही पुराना बिक रहा है और उतने का ही नया है। हाँ जी, एक्सचेंज की एंट्रीज नहीं, अभी अभी एक्सचेंज की एंट्रीज, डिस्पोजल की एंट्रीज में मैंने आपको वो पहले 3-4 एंट्रीज बताई थी, वो शॉपर वाली, फिर उसके बाद कंपाउंड करके एक बता दी थी। शॉपर वाली एंट्रीज इसलिए बताई थी क्योंकि आपको डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट देना था, लेकिन अगर एंट्री पूछी हो तो बस वो नेट कंपाउंड काफी। तो इसमें भी शॉपर शॉपर खेलने पहले या डायरेक्टली नेट ही बता दूं? शॉपर शॉपर बताऊं पहले? हाँ जी, देख लें, 2-4 घंटे लग जाएंगे, बता दूं? नेट बता रहा हूं और कल फिर शॉपर वाली भी बता दूंगा। अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, और अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट,
डिस्पोजल वाली एंट्री इस सूरत में क्या करते थे? नेट बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बनता है। कंपाउंड एंट्री किस पे करते थे? जो कैश मिल रहा है कैश डेबिट, और एसेट दे रहे हैं तो एसेट क्रेडिट, और उस पे गेन लॉस। अब कैश तो नहीं मिल रहा, अब क्या मिल रहा है? अब तो नया एसेट मिल रहा है, तो नए एसेट को कर देंगे डेबिट। कितने से? नए एसेट को, जो नए एसेट की कॉस्ट बन रही है, और पुराने को बुक्स में से निकालना है निकाल देंगे। और कैश अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर कैश हो तो, अगर रिसीव हुआ होगा तो डेबिट, तो इतना समझ लेंगे ना। तो इसलिए कैश डेबिट या क्रेडिट करके कह देता हूं मैं, डेबिट क्रेडिट। और इसका डिफरेंस, अगर डेबिट लिखना पड़ा एंट्री में तो वो लॉस है, और क्रेडिट लिखना पड़ा तो गेन है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। और अगर एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बस पुराने की कॉस्ट आ जाएगी और एक्यूमुलेटेड आ जाएगी, बाकी वैसे ही है। नया एसेट डेबिट जितनी उसकी कॉस्ट बन रही है, पुराने की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पुराना एसेट क्रेडिट कॉस्ट से, कैश डेबिट या क्रेडिट, और अगर नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। ये होती है एक्सचेंज ऑफ एसेट की एंट्री। अगर शॉपर वाली एंट्री जानना चाहेंगे, बल्कि चाहेंगे क्या, आप चाह ही रहे होंगे, बता देता हूं, कोई जानना चाहे तो। नहीं जानना चाह रहे तो आंखें बंद कर लें, ये लिख लें, फिर वो शॉपर वाली भी बता देता हूं। अगर किसी का दिल हो शॉपर वाली एंट्रीज, तो वो ये लिख ले। अगर ऐसे टेन बुक वैल्यू पे है तो तब क्या करते थे? डिस्पोजल में डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट, कितने से? नेट बुक वैल्यू से। और फिर कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, कितने से? जितने का बेच रहे हैं। अब हम कैश की बजाय नया एसेट ले रहे होंगे, और हो सकता है कोई कैश भी आ जा रहा हो और साथ डिस्पोजल। ये कितने से? पहले डिस्पोजल कितने से क्रेडिट करते थे, तो अब भी सेल वैल्यू से ही करेंगे। और फिर तीसरा काम, डिस्पोजल पे प्रॉफिट या लॉस। अब भी वैसे ही डिस्पोजल में अभी भी वैसे ही हो रहा है, जाने वाले की बुक वैल्यू डेबिट, जाने वाले की सेल वैल्यू क्रेडिट, हो अब भी ऐसे ही रहा है। और अगर प्रॉफिट है तो डिस्पोजल डेबिट, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्रेडिट, और अगर लॉस है तो लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। और अगर इन सबको मिला दें तो ये बन जाएगी। और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है तो इस पहली एंट्री में ये कॉस्ट आ जाएगी, और साथ एक और एंट्री एक्यूमुलेटेड वाली भी आ जाएगी। कल ना ये अब तक जितना पढ़ा है, कल मैं इन सबको मिला जुला के मल्टीपल एसेट के सवाल कराता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।